नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एसके झा सर के द्वारा जो साइंस का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट लॉन्च की गई है, उसके सेट नंबर 20 को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखने को मिलेंगे, साथ ही दोस्तों आप इस वीडियो की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, जहां से जुड़ करके आप इस वीडियो की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके एनटीपीसी सीबीटी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये 15 वर्षों से अधिक बार ऐसे ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जो आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ भी ये प्रश्न देखने को आपको जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। दोस्तों जो पहला प्रश्न हमारा है, देखिए क्या कह रहा है। न्यूमेरिकल प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 12 वोल्ट का विभवांतर होने वाले दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य 36 जूल है। उन बिंदुओं के बीच बहने वाला विद्युत आवेश का मान क्या होगा। दोस्तों ये न्यूमेरिकल प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल करेंगे तो सबसे पहले आपको जो प्रश्नों में जो डाटा दे रखे होंगे उसको आप सबसे पहले नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या कह रहा था, 12 वोल्ट यानी कि भी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 12 वोल्ट दे रखी है। ओके, उसके बाद देखिए दोस्तों क्या रहा है कि किया गया कार्य 36 जूल है, यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 36 जूल दे रखी है। ठीक है, जो प्रश्न दे रखेगा आप सबसे पहले उसको लिखिएगा। उसके बाद क्या रहा है कि उसके उन बिंदुओं के बीच बहने वाला विद्युत आवेश का मान क्या होगा। दोस्तों विद्युत आवेश को हम किसे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। तो हमको क्यू का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो दोस्तों आप सबको पता होगा जो विद्युत आवेश का फॉर्मूला होता है, क्यू बराबर क्या होता है, W/V होता है। क्या होता है, W/V। ठीक है, यदि आपको नहीं आता है तो आप इसे नोट कर सकते हैं दोस्तों कि क्यू बराबर क्या होता है, यानी कि आवेश बराबर क्या होता है, कार्य बटे विभवांतर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में यदि वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 36 जूल दे रखी है। तो यहाँ 36 लिखेंगे और बट्टे में क्या लिखेंगे, भी कितना है, 12 वोल्ट दे रखा है। यदि आप इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों तो 12 से 3 बार में ये कट जाएगा, यानी कि 3 कूलम जो है हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों हमने कूलम इसलिए लिखा क्योंकि क्यू का वैल्यू, क्यू का जो मात्रक होता है क्या होता है, कूलम होता है, यानी कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। तो जो इसका मात्रक होता है उसको हम लास्ट में लिखते हैं। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी प्रश्न में क्या होता है, सिर्फ यूनिट का गेम होता है, आपको सिर्फ ये मात्रक ध्यान में रखना होगा तो आपका वो काम वहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पे क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है हमारे पास, तो हमारे पास 3 कूलम आ गया, यानी कि 3 कूलम किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा 3 कूलम दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों दूसरा प्रश्न जो हमारा है ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि डैश यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यानी दोस्तों जो जितने भी यौगिक है, जो कौन सा यौगिक है जो सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग की जाती है। तो पहला ऑप्शन देखिए कौन सा है, जिप्सम दे रखा है। दूसरा कौन सा हो गया, कैल्शियम कार्बाइड। तीसरा कौन सा हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। चौथा कौन सा हो गया दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोस्तों आपको बता दें, जब भी आपको सुखाने वाले एजेंट की बात करें तो कौन सा होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड जो होती है, जिसे CaO से डिनोट करते हैं, इसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं इसे। दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको बताना होगा दोस्तों कि CaO होता है बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है दोस्तों, ये जो है बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होती है, ये कमरे के ताप पर सफ़ेद तथा रबेदार होता है। कैसा होता है, कमरे के ताप पे क्या होता है, सफ़ेद होता है और रबेदार होता है। और इसका प्रयोग दोस्तों करते हैं हम लोग ग्लास चीनी के शुद्धिकरण में, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहे हैं कि पौधे में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन देखिए साइटोकाइनिन है। दूसरा कौन सा हो गया, एथिलीन है। तीसरा कौन सा हो गया, जिबरेलिन अम्ल हो गया। चौथा कौन सा हो गया, ऑक्सीन हो गया। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं बोनापन की। तो पौधे में जब बोनापन होता है, मतलब पौधा जब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ठीक है, बोनापन हो जाता है, तो उसमें किसका उपचार के लिए नियंत्रित की जाती है, तो उसे कहते हैं दोस्तों हम लोग साइटोकाइनिन के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो साइटोकाइनिन जो होती है इसके उपचार द्वारा नियंत्रित की जाती है, कौन सा, पौधे में बोनापन को। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। ये कई बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब मैंने आपको अभी तक 20 सेट करवाए हैं और 20 सेट में हमको लगता है कम से कम आपको 5 से 7 सेट में ये प्रश्न देखने को मिलते होंगे। ठीक है, और आपके आने वाले एग्जाम के भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं एथिलीन की। तो एथिलीन दोस्तों क्या होता है, ठीक है, एथिलीन जो होता है दोस्तों ये क्या होता है, फल पकाने में काम आता है। कौन सा, फल पकाने में इसका एथिलीन का प्रयोग करते हैं। और ऑक्सीजन की दोस्तों बात करें तो ऑक्सीजन जो क्या होता है दोस्तों, ये पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। कौन सा, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या करता है, पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप
ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की। चौथा प्रश्न है, ये भी प्रश्न न्यूमेरिकल है। कह रहा है, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि 0.9 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है, तो सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश का मान क्या होगा। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है कि जो भी प्रश्न में दे रखे होंगे आप सबसे पहले उसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या कर रहा है प्रश्न में कि 0.9 एम्पियर यानी कि आई की वैल्यू कितनी दे रखा है हमारे पास, 0.9 दे रखा है, ठीक है, 0.9 एम्पियर। ओके, अब उसके बाद देखिए दोस्तों कि क्या कह रहा है, समय कितना है हमारे पास, 2 मिनट है। समय कितना है, 2 मिनट। टी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 मिनट। दोस्तों आप 2 मिनट को क्या करेंगे, सेकंड में चेंज कर लेंगे तो कितना होता है, 1 मिनट और कितना होता है, 60 सेकंड होता है। 2 मिनट और कितना हो जाएगा, 120 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो 120 सेकंड हमारा क्या हो गया, समय हो गया। अब कह रहा है कि एक फिलामेंट द्वारा सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ भी आवेश पूछा जा रहा है, तो आवेश का फॉर्मूला एक और होता है, क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। क्या होता है दोस्तों, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। क्यू बराबर होता है आई टी, ठीक है। इसे भी आप नोट करेंगे, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। दोस्तों वहाँ पे हमने आवेश निकाला था जब क्या दे रखा था हमारे पास, कार्य और विभवांतर दे रखा था, तो हमने क्या निकाला था, आवेश बराबर कार्य बटे विभवांतर। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमको क्या दे रखा है, हमको एम्पियर दे रखा है, ठीक है, और उसका समय दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, क्यू बराबर आई टी फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले हम पुट कर देते हैं। देखिए आई का वैल्यू कितना दे रखा है हमारे पास, 0.9 दे रखा है, ठीक है, 0.9 यहाँ पर हम लिख देंगे, इंटू में क्या करेंगे 120 सेकंड दे रखे, ठीक है। यदि आप इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से शून्य हटाएंगे, 10 आ जाएगा, और 10 से ये 0 0 कट जाएगा, तो 12 नंबर कितना हो जाएगा, 108। तो 108 जो है दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा, ठीक है। 108 क्या होगा, कूलम हो जाएगा। तो 108 कूलम किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमारे प्रश्न का आंसर होगा, यानी 108 कूलम जो है इस प्रश्न का आंसर होगा। दोस्तों आप, मैं फिर से इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको हमें, मेरा मकसद आपको न्यूमेरिकल सिखाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 0.9 एम्पियर की दो धारा है, ठीक है, 0.9 एम्पियर की धारा। तो हमने क्या किया, धारा को पहले हम निकाल लिया, उसके बाद कितना समय दे रखा था, 2 मिनट समय दे रखा था, ठीक है। हमने क्या किया, इसे 120 सेकंड बदल दिया। क्यों बदल दिया, क्योंकि दोस्तों समय की जो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेकंड होती है। तो जब भी आप किसी प्रश्न को हल करेंगे तो आप क्या करेंगे, उसको सेकंड में आप कुछ चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमने सेकंड में चेंज कर लिया, तो 120 सेकंड हो गया हमारे पास। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, हमको कहा है कि सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश क्या होगा। तो दोस्तों हम सबको पता है कि क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है, यानी कि ये विद्युत धारा इंटू समय करते हैं तो क्या निकलता है हमारे पास, आवेश निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला में जितने भी वैल्यू दे रखे हैं हमारे पास उसको हम पुट कर दिया। यदि हम पुट करते हैं तो हमारे पास कितना जाता है, 108 कूलम जो है हमारे प्रश्न का आंसर आता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये भी प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो 5वां प्रश्न हमारा है, दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का प्रश्न। ये आपको ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। भले ही आपका ये डाटा चेंज हुआ होगा, कोई दूसरा यौगिक दे रखा होगा, लेकिन ऐसे प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए और आपको एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं, ठीक है। मैं इसलिए आपको जोर दे रहा हूँ इस पर। देखिए कह रहा है कि CO2 के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या क्या होगी। दोस्तों जब भी आपको अणु की संख्या निकालना है या मोल की संख्या निकालना है तो आपको क्या करना होगा, देखिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या, ये दोनों एक ही है दोस्तों, कि मोलों की संख्या अणुओं की संख्या जब भी आप निकालते हैं तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको करना होगा पदार्थ का ग्राम में भार। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पदार्थ का ग्राम में भार बटे क्या होता है, अणुभार। दोस्तों ये फॉर्मूला आप यदि याद रख लेते हैं तो आपका जो है इस प्रश्न का खेल यहीं पर खत्म हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमको कह रहा था कि अणुओं की संख्या निकालने के लिए, ठीक है। तो अणुओं की संख्या हम कैसे निकालेंगे, अणुओं की संख्या कहेगा या मोलों की संख्या कहेगा, दोनों एक ही बात है। इसका हम संख्या निकालने की क्या करेंगे, जो पदार्थ का ग्राम में भार है, जो यहाँ पर पदार्थ दे रखा होगा उसका ग्राम में भार यहाँ है, ठीक है। उसके बाद अणुभार, यहाँ देखिए दोस्तों पदार्थ कौन सा है, CO2 है, ठीक है, क्या है, CO2 है। तो हम क्या करेंगे, पहले सब CO2 का क्या करेंगे, हम अणुभार निकालेंगे। तो CO2 का अणुभार कैसे निकालते हैं, देखिए दोस्तों, C कितना होता है, 12, कितना होता है इसका, 12 गुना कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होता है तो गुना 1 करेंगे, फिर प्लस करेंगे। देखिए ऑक्सीजन कितना होता है, 16, इसमें कितना दो रखा है, दो दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे हम 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 + 32 कितना हो जाता है दोस्तों, 44, यानी कि हमारे पास क्या आ गया,
जो CO2 यानी पदार्थ है इसका जो है हमारे पास क्या हो गया, अनुभार कितना 44 आ गया, और जो जो द्रव्यमान दे रखा था ग्राम में वो 88 दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम अणुओं की संख्या निकालते हैं। तो अणुओं की संख्या निकालने के क्या करेंगे, पदार्थ का ग्राम में भार, तो पदार्थ का द्रव्यमान भार कितना है 88 है। ठीक है, 88 लिखेंगे। उसके बाद बट्टे में जो पदार्थ का हम अनुभार निकालेंगे उसको लिखेंगे, तो बट्टे में 44 लिखेंगे, लिख दिए। अब उसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, तो कितना जाएगा पास 2, क्या गया 2 आ गया, तो 2 क्या हो गया, अनुभार हो गया। ठीक है, संख्या है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो 2 का किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में हमारे प्रश्न का आंसर होगा, यानी कि 5 का ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर होगा। देखिए उसमें फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, कह रहा है कि CO2 में 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या क्या होगी। दोस्तों अणुओं की संख्या जब भी आप निकालेंगे तो अणुओं की संख्या या मौलिक संख्या बराबर क्या होता है कि पदार्थ का ग्राम में भार बटे अनुभार होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, ये पदार्थ का ग्राम में भार, जो भार दे रखा पदार्थ का, और उसके बाद भार दे रखा, उसके बाद जो पदार्थ दे रखा है उसका हम अनुभार निकाल लेंगे। तो अनुभार कैसे निकालते हैं दोस्तों, यदि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन कितना होता है, अनुभार 12 होता है, गुना 1 करेंगे, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 गुना 2 करेंगे, कितना निकल गया, जब इसको निकालेंगे तो कितना होगा 44 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम इस फॉर्मूला में उसको पुट कर देंगे तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 88/44 करेंगे तो 2 हमारे प्रश्न का आंसर होगा, यानी कि CO2 में 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न भी बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नलिका जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों तक रक्त को संचालित करती है। दोस्तों कह रहा है कि कौन सा ऐसा नलिका है जो दिल से निकलती है, ठीक है, यानी कि हमारा हार्ट होता है उससे निकलती है और शरीर में क्या करती है, रक्त को यानी कि खून को, ब्लड को संचालित करती है, यानी कि ले जाती है। तो कौन सी ऐसी नलिकाएं हैं, तो पहला ऑप्शन देखिए कौन सा, शिराएं दे रखा है, दूसरा कौन सा हो गया फेफड़ों तक ले जाने वाली रक्त कोशिका, तीसरा कौन सा हो गया धमनी, चौथा कौन सा हो गया फेफड़ों की धमनियाँ। तो दोस्तों आपको बता दें जो धमनी होती है ना, ये क्या करती है, ये दिल से निकलती है। कहाँ से, दिल से निकलती है और रक्त को संचालित करती है विभिन्न अंगों में। जो बॉडी का पार्ट होता है, अलग अलग पार्ट होती है, उसमें क्या करती है, ये रक्त को ले जाती है। कौन, तो धमनी ले जाती है। ठीक है, धमनी क्या करती है कि शुद्ध रक्त को क्या करती है, ये दिल से निकलती है और विभिन्न शरीर के अनेक अनेक पार्टों में, विभिन्न पार्टों में से ले जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न कह रहा है कि फूल के हिस्से जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन देखिए बाह्यदल पुंज कहते हैं, दूसरा कौन सा हो गया पुष्पांशन, तीसरा कौन सा हो गया बीजांडसन, चौथा कौन सा हो गया अंडवाहिनी। तो दोस्तों जो फूल के हिस्से जिस पर आधार उपस्थित होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग पुष्पांशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि पुष्पांशन में क्या होती है, जितने भी फूल होते हैं इसका हिस्सा जो आधार होते हैं वो उस पर मौजूद होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है कि अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों प्रश्न कैसे घुमा रहा है, बस छोटा सा क्वेश्चन में दे रखा है, बस आपको प्रश्न को घुमाने के लिए कह रहा है, आपका माइंड घूम जाए, इसलिए इतना बड़ा प्रश्न दे रखा है। ये ग्रुप डी में पूछा जा चुका है दोस्तों। कह रहा है कि अज्ञात रुधिर वर्ग एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, उसे तुरंत रक्त आधान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से यानी कि ब्लड ग्रुपों में से किस एक का रक्त आधान के रूप में प्रयोग होता है, सुरक्षित होगा। दोस्तों आप लोगों को पता होगा एक होता है ए बी और एक होता है ओ। ठीक है, ओ जो होता है दोस्तों ये क्या होता है, सर्वदाता होता है। क्या होता है, सर्वदाता होता है। और ए बी क्या होता है, सर्वग्राही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा था कि उपयोग किसका सुरक्षित हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, जो हम कोई व्यक्ति अज्ञात वर्ग का है, मतलब कि उसका ब्लड ग्रुप पता नहीं है, ठीक है, तो उसको हम क्या दे सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, ओ दे सकते हैं। ठीक है, ओ क्या होता है, सबको दे सकते हैं, यानी कि उसका ब्लड ग्रुप कुछ भी हो हम उसको हम ओ आसानी से हम दे सकते हैं। और ए बी वाला जो होगा वो आसानी से ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है कि जिसको हम दे सकते हैं, तो ये जो है ब्लड ग्रुप ओ वाला ये क्या करेगा, आसानी से दे सकता है। ठीक है, लेकिन ओ वाला में भी क्या होगा दोस्तों, RH- होगा। इसे आप याद रखेंगे, ये नया जोड़ दिया गया प्रश्नों में। ओ तो होगा, ब्लड ग्रुप ओ तो होगा, लेकिन RH- होगा। ठीक है, RH- वाला होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि जो शब्ददाता होता है वो कौन सा होता है, ओ होता है, और इसके अलावा RH- वाला होता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको घुमाने फिराने के लिए दे रखा है, आप नहीं घूमिएगा, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों, बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो भी आपको ये जो है दोस्तों ओ वाला क्या होता है, शब्ददाता होता है, तो ओ शब्ददाता हो गया और इसमें RH- काम करता है। ठीक है, इसे आप नोट करेंगे।
दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो 8वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पौष्टिक तत्व अस्थि तत्व एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए नहीं है लिखा है, ठीक है, इसे आप नोट करेंगे। कह रहा है कि कौन सा पौष्टिक तत्व है जो अस्थि एवं दांतों यानी कि हड्डी और दांतों को मजबूत कौन प्रदान करता है, वही हमसे प्रश्न कह रहा है। तो उसमें कहता है कि मजबूती प्रदान के लिए कौन आवश्यक नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए कैल्शियम है, दूसरा कौन सा हो गया फास्फोरस, तीसरा फ्लोरीन, चौथा कौन सा हो गया आयोडीन। तो दोस्तों आपको बता दें जो कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन ये सभी जो होती है अस्थि और दांतों के लिए उपयुक्त होती हैं। ठीक है, अस्थि दांतों के लिए उपयुक्त होती है यानी कि उसको मजबूती प्रदान करती है। लेकिन आयोडीन जो होता है, आयोडीन ये क्या करती है, ये अस्थि और दांतों को मजबूती प्रदान नहीं करता। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। हमको कह रहा था कौन सा आवश्यक नहीं है, तो आयोडीन जो है ये इसके लिए आवश्यक नहीं है, जबकि कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन जो होती है ये इसके लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न दोस्तों क्या है, ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हम लिख के दे देते हैं, ये आपको जरूर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। भले इसका आपको एसआई मात्रा पूछ ले, इसका मान पूछ ले या इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आपको जरूर पूछे जाएंगे। आप इसे नोट कर लीजिएगा, आपको निश्चित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप जरूर आके इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर आपने जो बताया था वो जरूर पूछा गया था। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा था कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए दोस्तों, जी का जो मात्रक होता है ना वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, ये तो बात हुई एसआई मात्रक की। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके अलावा इसके जो मात्रक जो मान होते हैं क्या होते हैं। तो जी का जो वैल्यू होता है, जी का मान क्या होता है दोस्तों, वो होता है 6.67। क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर जो होता है इसका मान होता है। ठीक है, तो आपसे हो सकता है एसआई मात्रक पूछ ले, आपसे हो सकता है कि इसका मान पूछ ले, और आपसे दोस्तों हो सकता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछ ले। तो दोस्तों इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है m⁻⁻1 L³ T⁻⁻2 T⁻⁻2। ये क्या होता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला, ऐसे आप नोट कर लेंगे। दोस्तों देखिए मैंने आपको इसका तीनों चीज़ बता दिया कि गुरुत्वाकर्षण जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है कैपिटल जी है, उसका ऐसा मतलब क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब इसके अलावा इसका जो मान क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है इसका मान। और इसके अलावा इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो m⁻1 L³ T⁻2 ये क्या होता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, ये आपको एग्जाम में निश्चित ही पूछे जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसका खोज किसने किया था। जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, तो न्यूटन फिजिक्स के जो पितामह है दोस्तों, इसे न्यूटन के द्वारा क्या दिया, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक दिया गया था। ठीक है, इसे आप भी नोट कर सकते हैं, यानी कि आपको एक प्रश्न से इतनी जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए इस तरह कंटेंट हमेशा लाते रहें। ठीक है दोस्तों, एक वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है हमारे पास, देखिए क्या है कि वृत्ताकार पथ पर गतिमान यंत्र में एक यात्री किसका अनुभव करता है। पहला ऑप्शन देखिए कौन सा अपकेंद्र बल का अनुभव करता है, दूसरा कौन सा हो गया अपकेंद्र बल का अनुभव नहीं करता है, तीसरा कौन सा हो गया निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, चौथा कौन सा हो गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों को बता दें जब भी कोई वृत्ताकार पथ होगा ना, कोई वृत्ताकार पथ होगा तो उसमें यात्री जो होगा क्या करेगा अपकेंद्रीय बल का अनुभव करेगा। ठीक है, जो अंदर की ओर लगता है अपकेंद्रीय बल का जो है वो अनुभव करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, अपकेंद्रीय बल का जो दोस्तों इससे कुछ अन्य उदाहरण भी आपको बता देते हैं, जैसे कि दूध से मक्खन का अलग होना। ये आपसे एग्जाम पूछा जाए कि दूध से जो मक्खन का अलग होना ये किस प्रकार का उदाहरण है, तो अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उदाहरण वो कौन सा होता है, वॉशिंग मशीन में कपड़े का साफ होना। यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि वॉशिंग मशीन में कपड़े का साफ होना किस बल के कारण होता है, तो अपकेंद्रीय बल के आधारित ये काम होती है। ठीक, इसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये 12वां प्रश्न कह रहा है कि डैश तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों का साथ 3 कक्षाओं से होती है। दोस्तों जो बाहरी सेल 8 इलेक्ट्रॉनों के जो साथ 3 कक्षाएं होती है वो कौन सी होती है, आर्गन में होती है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे कि आर्गन में जो होता है 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। आर्गन जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे में दोस्तों क्या होता है 2 8 8
आर्गन क्या होता है, परमाणु संख्या 18 होता है ना, आर्गन का क्या 18, यानी कि पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, 2 8 10 8 18। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे क्योंकि इसमें 3 कक्षा हो गया, 2 8 1 2 3 हो गया। और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और 3 कक्षा हो गई, तो किसमें हो गई, आर्गन में हो गई। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 18 होता है। इसे भी आप नोट भी कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो 13वां प्रश्न हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि एक्टिनिडों की परमाणु संख्या क्या है। जो एक्टिनाइड होते हैं उसकी परमाणु संख्या क्या होती है, यही प्रश्न कह रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा 89 से 102 है। दूसरा कौन सा हो गया, 58 से 71। तीसरा कौन सा हो गया, 57 से 70। चौथा कौन सा हो गया, 90 से 103। दोस्तों जो एक्टिनाइड होती है ना, वो उसकी जो परमाणु संख्या होती है वो 90 से 103 के बीच में होती है। कितने होती है, 90 से 103 के बीच में होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। जो एक्टिनाइडों की परमाणु संख्या कितनी होती है, 90 से 103 के बीच में होती है। दोस्तों बात करते हैं एक्टिनाइड जो श्रेणी है, ये 14, इसमें क्या होती है, 14 तत्व पाए जाते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी में क्या होते हैं, 14 तत्व पाए जाते हैं। आप गिन सकते हैं यहाँ से दोस्तों। एक्टिनाइड श्रेणी में कितने होते हैं, कुल 14 तत्व पाए जाते हैं। और एक्टिनाइड श्रेणी का जो तत्व होता है वो एक्टिनियम के से प्रारंभ होता है। इसका जो है एक्टिनाइड जो है, इसका प्रारंभ जो होता है किससे होता है, एक्टिनियम से होता है, इसलिए इसका नाम एक्टिनाइड श्रेणी रखा गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक और होता है, जैसे कि लेंथेनाइड श्रेणी होता है। तो लेंथेनाइड श्रेणी में क्या होता है, रेडियो सक्रिय तत्व मौजूद होते हैं उसमें। यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि रेडियो सक्रिय तत्व जो है किसमें मौजूद होते हैं, किस श्रेणी में, तो आपको बताना होगा दोस्तों कि लेंथेनाइड श्रेणी में क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा, ये 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में किसकी संचरण उच्च गति उच्चतम होती है। पहला है लेन दे रखा है, दूसरा कौन सा वेन, तीसरा कौन सा गया मेन, चौथा कौन सा गया दोनों लेन और वेन संचरण गति बराबर है। तो दोस्तों जो नेटवर्क टोपोलॉजी होती है सबसे अधिक जो है संचरण उच्चतम होती है, कौन सी होती है, लेन में होती है। ठीक है, किसमें होती है, लेन में होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे पास का आंसर होगा। दोस्तों लेन की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये क्या होती है, इसकी गति सबसे उच्चतम होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। कह रहा है कि परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में उपस्थित होते हैं। यानी कि जो प्यास होते हैं, परितृप्ति होती है, भूख प्यास जो लगती है, तो मानव जो मस्तिष्क से कंट्रोल होता है, तो मस्तिष्क का कौन से भाग से कंट्रोल होता है, यही प्रश्न से कह रहा है। तो देखिए पहला है अग्र मस्तिष्क से, दूसरा कौन सा गया हाइपोथैलेमस से, तीसरा कौन सा गया मेडुला से, चौथा कौन सा गया ऑप्टिक लॉब से। तो दोस्तों आपको बता दें, जो परितृप्ति में प्यास केंद्र होते हैं मानव मस्तिष्क के, ये हाइपोथैलेमस से संबंधित होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि हाइपोथैलेमस से क्या होती है दोस्तों, भूख प्यास और ताप का नियंत्रण, प्यार घृणा आदि का जो केंद्र होता है वो मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस ही होता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों रक्तदाब जो होती है, पसीना निकलता है, गुस्सा आता है, इसके द्वारा भी, किसके द्वारा, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा ही नियंत्रित होता है। इसे भी आप नोट कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि कंचन एक उन्नत किस्म है। दोस्तों कंचन जो है किसका एक उन्नत किस्म है, पहला अंगूर का, दूसरा कौन सा हो गया आंवला का, तीसरा कौन सा हो गया अमरूद का, और चौथा कौन सा ऑप्शन आम का। तो दोस्तों जो कंचन होता है ना, ये क्या होता है, आंवला का एक उन्नत किस्म होता है। किसका, आंवला का क्या होता है, एक उन्नत किस्म होता है कंचन। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। जो आंवला का जो क्या होती है, एक कंचन एक उन्नत किस्म है। दोस्तों बात है आंवला की, तो इसमें क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, आंवला में क्या होता है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है, और इसमें आंवला में विटामिन सी ही पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों कंचन के अलावा दोस्तों जो कृष्णा है, कृष्णा और बनारसी, ठीक है, कृष्णा और बनारसी, ये भी क्या होती है, ये आंवला का ही एक प्रकार है। ठीक है, ये आंवला का ही किस्म है। कृष्णा और बनारसी क्या होती है, आंवला का ही किस्म है। और इसके अलावा दोस्तों CO 1148, ये प्रश्न आपको बनते हैं कि CO 1148 जो है ये किसका किस्म है। तो ये आपको बताना होगा दोस्तों कि ये गन्ने की किस्म है। किसका, गन्ने की किस्म होती है। CO 1148 जो है ये गन्ने की प्रजाति है। इसके अलावा कंचन, कृष्णा और बनारसी ये क्या होती है, आंवले का जो है ये किस्म है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो 17वां प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट निम्नलिखित प्रश्न है। देखिए ये जो है निम्नलिखित प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है कि 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समांतर रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न को पढ़िएगा। क्या है कि 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक है, ठीक है, समांतर रूप से जुड़े हुए हैं। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। तो संयोजन का
समकक्ष प्रतिरोध का किसके बराबर होगा। तो देखिए दोस्तों, आप क्या करिएगा, सबसे पहले इसको आप डायग्राम बना लीजिएगा। जैसे यहाँ आप देखिए, हम बनाते हैं डायग्राम। समांतर में तो समांतर ऐसे होता है ना, समांतर में है, यहाँ पे 10 ओम है, ठीक है, पहला कितना होगा 10 ओम का, दूसरा भी कितना है 10 ओम का, ठीक है, 2 हो गया। इसके अलावा क्या करता है कि 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जुड़ा जाता है। तो यहाँ पे क्या करें, 10 ओम से एक तीसरे प्रतिरोधक से इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है, हमने इसे जोड़ दिया। अब क्या रहा है कि संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध किसके बराबर होगा, उसके संयोजन का जो समकक्ष प्रतिरोध होगा उसका मान हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये कौन सा हो गया, ये R1 हो गया, पूरा पूरा R1 हो गया, यहाँ से यहाँ ये क्या हो गया R2 हो गया, ठीक है, रेसिस्टेंस नंबर 2 हो गया, ठीक है, सब डिनोट कर लिए असुविधा के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम देखिए क्या करते हैं, तो R1 की जो हम वैल्यू निकालते हैं दोस्तों यहाँ से, तो R1 की जो वैल्यू निकालेंगे किस तरह से निकालेंगे, देखिए समांतर है तो क्या करेंगे, बट्टे में लिखेंगे 1/10 प्लस 1/10, श्रेणी क्रम होता है तो क्या करते हैं R1 प्लस R2 करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे क्या होता है समांतर क्रम है तो बटे में लिखते हैं R1 प्लस R2, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ये आप जानते होंगे, ठीक है, इसे हम बता देते हैं आपको। तो ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे R1 की वैल्यू हम निकालते हैं, तो क्या करते हैं R1 की वैल्यू निकालेंगे तो R1 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 1/10 प्लस 1/10 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं आगे, कितना 1/10 प्लस 1/10 हो गया ना दोस्तों। यहाँ से 1/R1 की वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 2/10 हो जाएगा, ठीक है। यदि आप सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 5 ओम हो जाएगा। क्यों 5 ओम इसलिए हो गया क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उलट जाता है, ठीक है, 1/5 हो गया ना, इससे आप 2/10 करते हैं तो 1/5 हो गया, तो R की वैल्यू निकालते हैं क्या होता है पलट जाता है, यहाँ पे 5 ओम हो गया कौन सी R1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं R2 निकाल लेते हैं, तो R2 हम कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों R2 निकालेंगे क्या करेंगे हम लोग, तो R1 प्लस 10 करेंगे, क्यों 10 क्या है यहाँ पे ये अतिरिक्त जुड़ा हुआ था उसका, तो R2 बराबर R1 प्लस 10, तो R1 हमने कितना निकाल लिया 5 निकाल लिया, तो 5 प्लस 10 करेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 15 जो है ओम हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो 15 ओम किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 15 ओम, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको, जब भी आपको ये न्यूमेरिकल प्रश्न दे रखे होंगे तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप उसे डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। कह रहा था कि 10 ओम के 2 समान प्रतिरोधक समांतर रूप से जुड़े हुए हैं, तो समांतर रूप में जोड़ दिए, यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है, तीसरे से जोड़ दिए। कह रहा है कि संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध क्या होगा, तो सबसे पहले दोस्तों हमने R1 का वैल्यू निकाला इस प्रकार से, और उसके बाद R2 का वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। तो हमारे प्रश्न का आंसर 15 ओम हो गया, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है दोस्तों, क्या कह रहा है देखिए, 18वां प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दुगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों यदि एक परिपथ है, मान लीजिए कोई परिपथ है जैसे करके, ठीक है, बैटरी से जुड़ा हुआ कोई परिपथ है, तो माध्यम से विभवांतर और धारा दुगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा। जब भी आप इसे, ये दोस्तों ये कंसेप्ट है कि जब परिपथ का विभवांतर और धारा दुगुनी हो जाती है ना, तो परिपथ का विभवांतर और धारा जब दुगुनी हो जाती है तो उसका परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा, वो हमेशा समान होगा, चाहे दुगुना कर दीजिए तिगुना कर दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं दोस्तों, ये क्या होता है हमेशा समान होता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों आ बराबर क्या होता है V/I होता है, क्या होता है ये नियतांक होता है, यानी कांस्टेंट होता है, इसकी वजह से जो होती है दोस्तों ये कभी भी चेंज नहीं होती है। आ बराबर V/I क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। इसलिए यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा को दुगुनी कर देंगे तो उसका परिपथ का प्रतिरोध जो होता है हमेशा समान होता है, कभी भी चेंजमेंट इसमें नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा, आपसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटों के लिए किया जाता है तो एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयोग की जाने वाली ऊर्जा कितनी होगी। दोस्तों यूनिट निकालने का रहा, मैंने आपको कितने सेट में बता चुका है, यूनिट जब भी आपको निकालना होगा तो जितने प्रश्न में दे रखे होंगे डाटा सभी को गुना करके 1000 से भगा दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों यूनिट निकालते हैं तो 100 ओम दे रखा था, 100 वाट दे रखा था। उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन यानी कि एक दिन के लिए कितना घंटा, 8 घंटा के लिए। दोस्तों ये हो गया हमारे पास का आंसर। अब कहता है कि यूनिट निकालने तो हम क्या करेंगे 1000 से उसमें भगा दे देंगे, ठीक है। जब हम इसमें 1000 से भगा देते हैं तो हमारे प्रश्न का जो आंसर निकल जाएगा यानी कि यूनिट का वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ से 2 शून्य कट गया, ठीक है, तो कितना होगा 0.8 हो गया, ठीक है। 0.8 जो है क्या हो गया हमारे पास का आंसर, यानी कि 0.8 यूनिट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है।
दोस्तों आपको जब भी यूनिट निकालने के लिए कहा जाएगा, आपको ये प्रश्न जी पूछे ही जाएंगे, आपको एक नंबर यहाँ से फिक्स हो जाता है। दोस्तों आपको जब भी यूनिट निकालने के लिए कहा जाएगा तो सबसे पहले जितने भी आपको डाटा दे रखे होंगे सभी को गुना कर दीजिएगा और 1000 से यदि भागा दे देते हैं आप, तो आपका क्या होता है, यूनिट की वैल्यू निकल जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है कि परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है, पहला है संपूर्ण, दूसरा अल्प, तीसरा उच्च और चौथा कौन सा का शून्य। दोस्तों परम शून्य तापमान जो होती है ना, उसमें अर्धचालकों के विद्युत प्रतिरोध क्या होती है, क्या हो जाती है। तो दोस्तों आपको बताना होगा जो अर्धचालकों के प्रतिरोध होती है वो क्या होती है, शून्य हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है, क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है, यानी कि 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं। दोस्तों रासायनिक परिवर्तन एक होता है क्या, रासायनिक परिवर्तन, दूसरा क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पे कह रहा है रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, दूसरा कौन सा हो गया, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, तीसरा कौन सा हो गया, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, और चौथा कौन सा हो गया, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा ना, तो ये सभी प्रक्रिया क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। यानी कि रासायनिक परिवर्तन में नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, सही बात है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, ये भी बात सही है, और इसके अलावा पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि उपयुक्त सभी बातें बिल्कुल सही है। किसके संदर्भ में, तो रासायनिक परिवर्तन के संबंध में। बढ़ते हैं प्रश्न की दोस्तों, कह रहा है कि गन मेटल। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको प्रश्न देखने को एग्जाम में जरूर मिलेंगे, आप इसे नोट कर लीजिएगा। कह रहा है कि गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है। दोस्तों गन मेटल जो होता है किसका मिश्र धातु है, पहला सीयू तथा एल्युमिनियम, दूसरा कॉपर, जिंक और निकल, कॉपर, टीन और जिंक और कॉपर, टीन। दोस्तों गन मेटल जो होता है ये क्या होती है, यदि आपसे प्रश्न किया जाए गन मेटल जो होती है दोस्तों ये क्या होता है, कॉपर, टीन और जिंक का मिश्रण होता है। किसका, कॉपर, टीन और जिंक का मिश्रण होता है, कौन सा, गन मेटल, ठीक है। दोस्तों इसमें क्या होता है, कॉपर कितना परसेंट होता है, तो कॉपर होती है 88% होता है, कितना, 88% कॉपर पाया जाता है किसमें, तो गन मेटल में, कितना, 88% कॉपर पाया जाता है। उसके अलावा दोस्तों जो टीन होती है ना, ये कितनी पाई जाती है, 10% टीन पाई जाती है, और जिंक कितनी पाई जाती है, तो 2% जिंक पाई जाती है, कितनी, 2% जिंक पाई जाती है, किसमें, गन मेटल में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न कह रहा है कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है, ठीक है, तो उसका आयतन समान है, तो घनत्व का अनुपात क्या होगा। दोस्तों घनत्व की क्या होती है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ये प्रश्न आपको फॉर्मूला भी पूछता है आपसे एग्जाम में। तो यहाँ पर कह रहा था दोस्तों द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है, घनत्व बराबर होता है। यहाँ पे कह रहा है कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात 1:4 दे रखा है, ठीक है, तो अनुपात कितना दे रखा है, 1:4 दे रखा है, उसका आयतन भी सेम ही है, यानी कि 1:4 ये भी है, ठीक है। तो क्या है, घनत्व का अनुपात क्या होगा। दोस्तों देखिए यहाँ बराबर दे रखा है, यानी कि जो भी द्रव्यमान का मान होगा वही घनत्व का मान होगा, ठीक है। यानी कि यदि द्रव्यमान 1:4 है तो घनत्व क्या होगा, 1:4 ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 1:4। ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि जो भी बराबर होगा, जो इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से रख सकते हैं। दोस्तों घनत्व पूछा रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप इसे फॉर्मूला पर लिख लीजिएगा और उसके बाद देखिएगा कि जो बराबर होगा बराबर के बाद बराबर ही हो जाएगा, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। 24वां प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा पूर्ण प्रतिबिंब को देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों जब भी किसी व्यक्ति को पूर्ण प्रतिबिंब देखना है, अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, पूरा फिगर देखना है आईना में, समतल दर्पण में, तो उसकी न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। दोस्तों उसकी न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए ना, वो व्यक्ति की लंबाई से थोड़ा अधिक होनी चाहिए, पहला ऑप्शन दूसरा दे रखा है व्यक्ति की लंबाई के बराबर होना चाहिए, तीसरा कौन सा हो गया, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, चौथा कौन सा हो गया, व्यक्ति की लंबाई की 1/4 होनी चाहिए। तो दोस्तों जब भी आप पूर्ण प्रतिबिंब देखेंगे समतल दर्पण में, तो समतल दर्पण की जो ऊंचाई होगी, यानी कि जो समतल दर्पण की लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, व्यक्ति की लंबाई से आधी होनी चाहिए। यदि आप व्यक्ति की लंबाई से आधी रखते हैं, यानी कि मान लीजिए व्यक्ति है 6 फुट का, तो आपको 3 फुट का जो है ये दर्पण रखना होगा, समतल दर्पण, तब जाकर आपका पूरा प्रतिबिंब उसमें बन पाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों ये भी प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप बात करते हैं समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण में क्या होता है दोस्तों कि इसका प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पास में उल्टा होता है। और इसके अलावा दोस्तों समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। क्या होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। इसी बात को भी आप नोट करेंगे कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, अनंत होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा।
दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं हम सूती कपड़े उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अच्छे माने जाते हैं, इसके रेशे क्या होते हैं? बीज तंतु है, दूसरा कौन सा तंतु के तंतु है, तीसरा कौन सा क्या दुर्धोतक कोशिकाएं हैं, चौथा कौन सा क्या फ्लोएम के हैं। तो दोस्तों जब भी सूती कपड़े की बात करें तो इसके जो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अच्छे माने जाते हैं ये बीज होते हैं। क्या होते हैं? बीज तंतु होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का आंसर होगा कि बीज तंतु जो होती है उस सूती कपड़े उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, इसके रेशे कैसे होते हैं? बीज के तंतु होते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल अंडरस्टूड स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के कंटेंट इस तरह की वीडियो इस चैनल पर डेली अपलोड करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल अंडरस्टूड स्टडी को। जय हिंद, वंदे मातरम।